नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अमन कोचर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और एजुकेटर अगेन आपका वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लासेस पर, जहां पर मैं डेली अपलोड करता हूं क्लास 12th के लेक्चर्स। एंड अभी मैंने रिसेंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कल स्टार्ट किया था, दैट वाज ऑफ द असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। एंड आज उसी का एक कंटिन्यूशन का पार्ट जो कि है रहेगा पर्सनैलिटी असेसमेंट में प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के ऊपर। आज प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को समझेंगे और इसके बाद जानेंगे कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में दो बहुत ही फेमस और दो बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, दैट इज द रोशाक-इंगप्लॉट टेस्ट एंड द थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, यानी कि TAT। तो इन दोनों टेस्ट को इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे, जहां पर ये दोनों ही टेस्ट मैंने अपने भी लर्निंग में, अपने मास्टर्स में एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में टेस्ट किए थे, असेस किए थे स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स के साथ। तो चलिए देखते हैं कि क्या होते हैं बेसिकली प्रोजेक्टिव टेक्निक्स और किस तरीके से प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एक इंसान की पर्सनालिटी को असेस करने में मदद करते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, these techniques were developed to assess the unconscious motives, feelings and thought they actually reveal। बेसिकली यहाँ कहने का क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं, इसमें जो वर्ड बना है दैट इज द वर्ड प्रोजेक्ट। ये जो वर्ड है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का यहां से कहने का मतलब ये है कि अपने आप को दर्शाना, अपने आप को शो करना, अपने आप को रिवील करना। सो बेसिकली प्रोजेक्टिव टेक्निक्स करती क्या है, एक इंसान के अनकॉन्शियस थॉट्स, मोटिव्स, फीलिंग्स, उन सबको कॉन्शियसली रिवील करवाने की कोशिश करती है। क्योंकि हमने सिगमंड फ्रॉइड की और कार्ल यंग की और अल्फ्रेड एडलर की थ्योरीज पढ़ी थी, जहां पर उन्होंने कहा था दैट हमारा अनकॉन्शियस पार्ट 3/4 ऑफ द पर्सनैलिटी को फॉर्म या मेकअप करता है। सो इसके गाइडलाइंस और रूल्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बहुत ज्यादा काम आती हैं, जो भी डिजायर्स या नीड्स अनकॉन्शियसली रहते हैं। ये टेक्निक्स लेस स्ट्रक्चर्ड होती हैं, अनस्ट्रक्चर्ड भी होती हैं, by the help of which the subjects project their thoughts, feelings and desires। So again वही जैसा मैंने अभी समझाया था कि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट करती हैं फीलिंग्स को, बट ये जो फीलिंग्स होती हैं ये इन टेक्निक्स के द्वारा की तो जाती है, बट ये टेक्निक्स अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं और लेस स्ट्रक्चर्ड होती हैं। लेस स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड का कहने से मतलब ये है कि इनका कोई क्वेश्चनियर नहीं होता या कोई टेस्टिंग का रूल्स नहीं होते। बेसिकली यहाँ पर स्कोरिंग के रूल्स होते हैं, इंटरप्रिटेशन के रूल्स होते हैं, जो मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है, और ये अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा जो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है और जो रोशाक-इंगप्लॉट टेस्ट है, वो बेसिकली कोई शेप या स्ट्रक्चर नहीं है। किसी भी इंसान के डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं वहां पे, वो भी मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में टॉपिक में। कुछ फीचर्स भी समझ में हमें आने चाहिए प्रोजेक्टिव टेस्ट के। द स्टिमुलस इज अनस्ट्रक्चर्ड। पहला फीचर तो ये कि जो स्टिमुलस है, यानी कि जो कार्ड या जो टेस्ट हमें मिलेगा, वो कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड होगा। द रिस्पोंडेंट इज नॉट टोल्ड अबाउट द पर्पस। जो रिस्पॉन्स दे रहा है, बेसिकली जो क्लाइंट, पेशेंट या सब्जेक्ट है जिसके ऊपर ये टेस्ट हो रहा है, उसको नहीं पता चलेगा कि ये मेरा पर्पस क्या है इस टेस्ट के लिए। हाँ, उनको एक हिंट दिया जाएगा कि आपका असेसमेंट आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन को दर्शाने के लिए किया जा रहा है। देयर आर नो करेक्ट और इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज। कोई सही और गलत जवाब नहीं होगा इन टेस्ट के लिए। हर जवाब सही है और हर जवाब एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से असेस करने के बाद उसकी पर्सनैलिटी को दर्शाएगा। ईच रिस्पॉन्स रिवील्स एन एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। हर रिस्पॉन्स, छोटे से छोटा रिस्पॉन्स भी हर एक कार्ड का, हर एक इमेज का एक पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट शो करेगा ही करेगा। लास्ट, जो भी इस टेस्ट की स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन होती है, किस तरीके से स्कोरिंग की जाती है, क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स देखने को मिलते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है। इट इज अ वेरी लेंदी, वेरी हार्ड वर्किंग एंड अ वेरी लेंदी प्रोसेस। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब चलिए देखते हैं कि हमारे पास जो दो टेक्निक्स थी, यानी कि जो मैंने समझाई थी अभी, द रोशाक-इंगप्लॉट टेस्ट एंड द थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, ये दोनों टेस्ट क्या हैं। तो चलिए अब इन दोनों को समझते हैं कि रोशाक-इंगप्लॉट टेस्ट है क्या। बेसिकली रोशाक-इंगप्लॉट टेस्ट एक स्विस साइकियाट्रिस्ट हरमन रोशाक ने डेवलप किया था 1921 में। और 1921 से पहले एक बात जानने के लिए बहुत जरूरी है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है।
पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के लिए लियोनार्डो डा विंची ने भी एक असेसमेंट किया था, अगर आप सबको ना पता हो तो, ठीक। और वो क्या था, बेसिकली लियोनार्डो डा विंची बहुत ही फेमस पेंटर और आर्टिस्ट, जिन्होंने एक ऐसा असेसमेंट करवाया जहां पर उनको पता चला कि अगर मैं कोई भी एक एब्सर्ड या एक बेतुका सा या एक अनस्ट्रक्चर्ड फिगर या फॉर्म इमेज बना दूंगा तो उसमें से भी कोई ना कोई एक मीनिंगफुल एस्पेक्ट या मीनिंगफुल चीज निकल के आ जाएगी। तो ये पर्सनैलिटी का प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है वहां से स्टार्ट हुई थी, ठीक। अब वापस आते हैं रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट पे। रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट में बेसिकली 10 इंक ब्लॉट होते हैं। 10 इंक ब्लॉट का मतलब है एक पेपर का साइज, एक पेपर का टुकड़ा, एक बोर्ड, कार्डबोर्ड, जो कि 10 होंगे नंबर में, और सबका जो बैकग्राउंड होगा वो व्हाइट होगा, जिसमें से 5 जो है ब्लैक इंक से ड्रॉ किए गए होंगे, उसमें से 2 ब्राइट रेड कलर के होंगे और 3 मल्टीपल कलर्स या वेराइटी ऑफ कलर्स के कार्ड्स होंगे। तो टोटल 10 कार्ड्स हो जाते हैं हमारे पास। अब इंक्वायरी करने के लिए हमारे पास इसको असेसमेंट को फुलफिल करने के लिए 2 फेज होते हैं। द फर्स्ट इज द परफॉर्मेंस प्रॉपर और द फ्री एसोसिएशन। यहाँ पर रिस्पॉन्स का टाइम, कार्ड को किस एंगल या पोजीशन पे रखा गया है और उसके इमोशनल एक्सप्रेशन जो क्लाइंट या सब्जेक्ट आंसर दे रहा है, ये सब कुछ असेस किया जाता है। सेकेंड फेज आता है इंक्वायरी फेज, जहां पर एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि आपको पूरे उस कार्ड में कहां पर वो पोजीशन या वो इमेज दिखी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास अगर ये एक कार्ड है और ये कोई भी एक इमेज बनी हुई है, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दिखा, या मुझे इस पोजीशन में कोई ऑब्जेक्ट दिखा, या मुझे इस पूरी फिगर को कोई किसी एनिमल की फिगर लग रही है या कुछ लग रहा है, ठीक। तो ये एग्जामिनर इंक्वायरी फेज में पूछते हैं। अब इसका स्कोरिंग जो आपकी बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, बट अगेन एक एक्सटेंसिव नॉलेज, जहां पर 4 कैटेगरीज दी जाती हैं स्कोरिंग के लिए। पहला है लोकेशन, सेकंड है डिटर्मिनेंट, थर्ड है कंटेंट एंड द फोर्थ इज पॉपुलैरिटी। लोकेशन मींस कार्ड पे कौन सी जगह पर आपको वो इमेज दिख रहा है। डिटर्मिनेंट हमें बताता है, डिटर्मिनेंट शोज अस द कलर, द शेडिंग एंड द फॉर्म, कि वो फॉर्म कैसा है या उसका कलर कैसा दिख रहा है आपको। कंटेंट, कि वो एनिमल फिगर दिख रहा है, ह्यूमन फिगर दिख रहा है, कोई शेप दिख रही है या कोई एक कंसेप्ट दिख रहा है, ठीक। एंड द पॉपुलैरिटी इज, कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं हर कार्ड में जिनको स्कोरिंग के टाइम पे पॉपुलर घोषित या पॉपुलर लिख दिया जाता है। इसका मतलब ये है, जैसे आपने बहुत देखा होगा, एक फिगर ऐसे होता है जहां पर कि बटरफ्लाई दिखती है हमें, और हम कहते हैं ज्यादातर कि वो बटरफ्लाई है, बट कुछ एग्जांपल्स में यहाँ पर हॉर्सेस भी देखने को मिल सकते हैं, बियर भी देखने को मिल सकते हैं, तो बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। सो दिस वाज द पॉपुलर आंसर, कि यहाँ पर हमें बटरफ्लाई देखने को मिलती है, तो ये एक पॉपुलर आंसर होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रोशाक टेस्ट। नाउ वी मूव टू द TAT टेस्ट, दैट इज द थीमेटिक एपर्सेप्शन। अब देखते हैं कि थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट है क्या। थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट बेसिकली 1938 में 1938 में क्रिस्टीना मॉर्गन और मोरे ने डेवलप किया था। इट वाज डिजाइन्ड टू सर्च और रिवील द पीपल्स नीड्स बाय स्टोरीज। जहां पर अभी हमने पढ़ा कि रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट में लोगों की पर्सनैलिटीज बताई जा रही थी, असेस किया जा रहा था बाय शोइंग देम द इंक ब्लॉट्स, बाय शोइंग देम अनस्ट्रक्चर्ड इमेजेस। यहाँ पर उनको एक स्ट्रक्चर्ड इमेज मिलेगी, बट वो स्ट्रक्चर्ड इमेज एक स्टोरी रिवील करने के लिए दी जाएगी। अब इसका मटेरियल क्या होता है, इसमें टोटल 30 कार्ड्स होते हैं, जो सारे के सारे ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, जिसमें से 10 कार्ड्स मेल्स यूज करते हैं, 10 कार्ड्स फीमेल यूज करती हैं, और जो बचे हुए 10 कार्ड हैं वो दोनों के लिए यूज होते हैं। यानी कि इन टोटल एट अ टाइम एक इंडिविजुअल टोटल 20 कार्ड्स यूज करेगा। 10 अपने मेल वाले कार्ड्स या 10 फीमेल वाले कार्ड्स और 10 जो कॉमन कार्ड्स हैं। हर कार्ड 1 by 1 सेशन में दिया जाता है। ऑल कार्ड्स पोर्ट्रे ह्यूमन बींग्स। हर इमेज में आपको ह्यूमन बींग्स ही मिलेंगे, बट वो एक्चुअल लाइफ सिचुएशंस में होंगे। मैंने जब अपनी मास्टर्स में ये थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट किया था, TAT टेस्ट किया था, सो बेसिकली वहां पर मुझे भी कार्ड्स दिए गए थे, असाइन हुए थे, एंड उन कार्ड से मैंने देखा था कि कोई एक इंसान जो है वो रूम के बाहर, रूम से एंटर कर रहा है, वो डोर पे खड़ा हुआ है एंड ही हैज अ बॉटल, एंड एक था डेथ बेड पे था,
एक हॉस्पिटल में था, देयर वाज अ गर्ल कैरिंग अ चाइल्ड, एंड यहाँ पर जैसा कि आपकी एनसीईआरटी बुक्स में है, देयर आर 2 लेडीज, एक के लेडी का हाथ पे ऐसे बना हुआ इमोशनल एक्सप्रेशन, तो कुछ सोच रही हैं या थिंक कर रही हैं। देयर आर लाइंस ऑन द फोरहेड, तो वो एक थिंक या टेंशन का बॉडी लैंग्वेज साइन होता है। तो ये बहुत सारे सिग्नेचर्स मिल सकते हैं आपको। नाउ प्रोसीजर क्या होता है, 2 सेशंस होते हैं इसमें, 1-1 घंटे के, और हर सेशन में 10 कार्ड यूज होते हैं, यानी कि टोटल 20 कार्ड यूज हो गए। 1 by 1 a card is shown and questions are asked। किस तरीके के क्वेश्चंस, लाइक क्या हो रहा है इस इमेज में बताइए, इस इमेज में अब फ्यूचर में क्या हो सकता है, या इसमें जो इमोशनल चेंजेस हैं, अगर 2 लोग हैं 3 लोग हैं, क्या इमोशंस में चेंजेस नजर आ रहे हैं, क्या बिहेवियर में चेंज नजर आ रहा है, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सोचने के लिए टाइम नहीं मिलता है, दैट इज एक्चुअली द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस। अब आपके स्टूडेंट्स जो आप देख रहे हैं, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन, ये जो प्रोसीजर है, ये थोड़ा सा अटपटा लगे कि अगर सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा तो स्टोरी कैसे फ्रेम करेंगे। यहाँ पर ये मेंशन इसलिए किया गया है सो दैट फेकनेस ना हो, क्योंकि वो स्टोरी का एंड हर कोई चाहता है कि अच्छा हो, और अगर अच्छा एंड सोचेगा कॉन्शियसली तो उसके अनकॉन्शियस डिजायर्स नहीं आ पाएंगे, अनकॉन्शियस मोटिव्स, अनकॉन्शियस थॉट्स नहीं आ पाएंगे, जिस वजह से टाइम नहीं दिया जाता सोचने के लिए। At last, a blank card is also shown and is told to imagine and tell a story। अब एक ब्लैंक कार्ड, व्हाइट कार्ड दिया जाता है, आई गेस कि ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं मेंशन था, बट यहाँ पर ये चीज होती है। ब्लैंक कार्ड एक दिया जाता है लास्ट में, और एट द एंड जब दूसरा सेशन खत्म हो जाता है, और उसके बाद बताया जाता है कि यहाँ पर अब आप स्टोरी को इमेजिन करते हुए बनाइए। यहाँ पर अब आपको सोचना है, यहाँ पर अब आपको इमेजिन करना है, अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का यूज करना है। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। आई होप कि आज के लेक्चर्स भी आपका उतना ही साथ दे रहे हैं जितने के प्रीवियस लेक्चर्स, एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग ऑल माई वीडियोज। मैं चाहता हूं इसी तरीके से आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि आपको डेली इन शॉर्ट और डिटेल्ड एंड सिंपल लैंग्वेज में साइकोलॉजी के कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं बाय अ प्रोफेशनल हेल्प। तो कल मिलते हैं कल की वीडियो में, एंड अगेन कल कुछ नए प्रोजेक्टिव टेस्ट और बिहेवियरल एनालिसिस पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।